देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रुद्र प्रताप है और ये तब की बात है जब मैं और मेरा छोटा भाई सहदेव किसी ज़रूरी काम के लिए भीमनगर गांव गए हुए थे, जहां हमारा कोई पर्सनल काम था। और उसके बाद जैसे ही काम ख़त्म हुआ तो हमें वहां से वापस निकलना था। नई दिल्ली से ये गांव काफ़ी ज़्यादा दूर था और हम अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते थे, इसलिए हमें लोहागढ़ गांव के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ी। वहां से हम सीधे भीमनगर पहुंचे। हमारा काम ख़त्म हो गया था और हम दोनों को वापस निकलना ही था, तो हमने सोचा कि जब हम दोनों इतनी दूर आ ही गए हैं तो किसी जगह पर रुक जाते हैं और आराम से विश्राम करने के बाद वापस से लौट जाएंगे। और यही सोचकर मैं और मेरा छोटा भाई सहदेव वहाँ के एक होटल पर रुक गए। फिर हमें पता नहीं चला कि कब वक्त बीत गया। शाम के करीब 4:30 बजे के बाद जब हमने मोबाइल के ऐप पर ट्रेन के बारे में पता किया तो तब जाकर हमें पता चला कि कुछ देर के बाद ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली है। स्टेशन यहाँ से काफ़ी दूर था, तो मैं सहदेव को लेकर तुरंत ही ऑटो स्टैंड पर पहुंच गया। उसके बाद जैसे ही मैं ऑटो स्टैंड पर पहुंचा तो मुश्किल से मुझे एक ऑटो रिक्शा मिली। ऑटो रिक्शा की सहायता से हम दोनों मुश्किल से रेलवे स्टेशन पर तो पहुंच गए, लेकिन खामखा इतनी ज़्यादा मुसीबतें झेलने के बावजूद भी हम उस ट्रेन को नहीं पकड़ पाए। और उसके बाद तकरीबन 3 घंटे के बाद ही दूसरी ट्रेन स्टेशन पर आने वाली थी। मुझे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि मैं ट्रेन को नहीं पकड़ पाया। फिर हम दोनों स्टेशन के काउंटर पर पहुंच गए और टिकट कटवाकर वापस से स्टेशन पर ही आकर बैठ गए। उस स्टेशन के ऊपर एक बरगद का पेड़ था जिसके नीचे बैठने के लिए एक अच्छी जगह थी। तो मैं और सहदेव हम दोनों उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, जहाँ पर हमें ठंड भी कम लग रही थी। और इसी बीच ना जाने कब मेरी आंख लग गई, लेकिन शायद सहदेव जगा हुआ था। तो करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद जब मैं उस बेंच पर अपनी कंबल ओढ़कर सोता रहा और सहदेव फ़ोन में लगा हुआ था, फिर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि स्टेशन के ऊपर अब लोगों की भीड़ लग गई थी। मुश्किल से ही लोग अपने कदम इधर उधर रख पा रहे थे और इस समय भीड़ का होना एक लाजमी था, क्योंकि ये वो समय था जब ऑफिस में आए लोग अपने घर लौटते हैं और कुछ मजदूर लोग भी अपना काम ख़त्म करके रात को अपने घर के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे स्टेशन अंधेरे की चादर में लिपटने लगी। हमारी ट्रेन को आने में अभी भी 1.5 घंटे का समय बचा हुआ था। हमारी ट्रेन तकरीबन 10:30 पर स्टेशन पर आने वाली थी। अभी मैं और सहदेव दोनों ही ट्रेन का वेट कर रहे थे कि तभी मेरी आंख खुल गई और ऊपर से ठंड भी पड़ गई थी, तो शरीर ठंड से कांप रहा था। जनवरी का महीना था, तो ज़्यादा ठंड का होना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। काफ़ी मुश्किल से 1 घंटा भी बीत गया। मेरी निगाहें अभी भी ट्रेन के इंतज़ार में जुटी हुई थी। फिर थोड़ी देर फ़ोन चलाने के बाद स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई। यात्रीगण ध्यान दें, नरोदा एक्सप्रेस कुछ ही क्षण में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। धन्यवाद। और इतना सुनकर ही मेरी जान में जान आ गई। अब फाइनली हमें यहाँ से निकलना ही था। मैंने अपना सारा सामान उठा लिया और मैं पूरे तरीके से तैयार था ट्रेन में बैठने के लिए। तभी सहदेव ने कहा, अरे भैया एक काम करता हूँ, मैं एक सिगरेट लेकर आता हूँ, आप ट्रेन की बोगी में चढ़ जाना। लेकिन अभी तो ट्रेन स्टेशन पर पहुँची ही नहीं थी। मैंने सहदेव को कहा, अरे एक नहीं यार, 2 लेकर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है। इतना कहकर वो वहीं पर मौजूद एक दुकान की तरफ चला गया। फिर हॉर्न बजा और ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने लगी। फिर पता नहीं कहां से एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक ही बेमतलब मुझसे टकरा गया और गुस्से में आकर मैं उस आदमी को गालियां देने लगा। वो आदमी भी मेरे ऊपर भड़कने लगा। उस आदमी का हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई तांत्रिक है या फिर कोई एक ब्राह्मण जो अभी अभी पूजा से उठकर आया है। उसने कहा, तुम्हारी गलती है, तुम देखकर नहीं चल सकते। और इतने में ही बात हाथापाई पर आ गई, इसलिए मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वो आदमी तो मुझे इस तरह देख रहा था मानो वो मेरे को जिंदा जला देगा। हम दोनों के बीच में एक अच्छी सी मुठभेड़ हो गई थी। इसी बीच वहाँ पर कुछ लोग पहुँच गए और उन्होंने हम दोनों को छुड़ा दिया। मुझे उस आदमी पर इतना तेज गुस्सा आया था कि मैं उसे नोच नोच कर मार दूंगा, लेकिन फिर मैं शांत हुआ और उसके बाद सहदेव के साथ ट्रेन की बोगी में चल दिया। कुछ देर के लिए माथा खराब हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा नॉर्मल होने के लिए सिगरेट को जलाकर ट्रेन की पगडंडी पर इधर उधर घूमने लगा।
मेरे अलावा उस बोगी के अंदर और भी काफ़ी यात्रीजन मौजूद थे, लेकिन उन सभी के सफ़र मेरे सफ़र से बहुत ज़्यादा छोटे थे, यानी कि उन्हें काफ़ी कम दूरी तय करनी थी। फिर इसी बीच उस ट्रेन में बैठे एक आदमी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। वो आदमी शायद अकेला सफ़र में था, तो वो मेरे पास आ गया और हमारे बीच की जान पहचान को बढ़ाने लगा। उस आदमी की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ कुछ करना चाहता है, जैसे बिना बुलाए मेरे पास आना और फिर अजीब ढंग से दोस्ती करना। देर रात तक हम दोनों स्टेशन पर हुई हाथापाई के बारे में ही बातें करते रहे और उसके बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकने लगी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो वो आदमी भी बोगी से नीचे उतर गया, लेकिन उसका आधा सामान ट्रेन में ही रह गया था। एक सफ़ेद रंग का बैग बोगी में ही छूट गया था। ये बताने के लिए मैं उसे आवाज़ देने लगा, लेकिन जैसे वो मेरी बात सुनने के मूड में नहीं था। तभी मैंने सोचा कि अगर मैं ट्रेन से नीचे उतरकर उसे सामान देने के लिए गया तो ट्रेन निकल जाएगी। इससे अच्छा है इसका सामान यहीं रहने देता हूँ। इस आदमी से संपर्क करके इसका सामान लौटा दूंगा, क्योंकि पहले उस आदमी ने मुझे अपना नंबर दे दिया था। और तभी तो मुझे इतना आश्चर्य हो रहा था कि इतनी जल्दी यह आदमी मुझसे इतनी गहरी दोस्ती क्यों बनाना चाहता है। मैं उस सामान को खोलकर ये देखने ही वाला था कि उसके अंदर रखा क्या है कि इतने में ही सहदेव ने मुझे रोक लिया और कहा, नहीं भैया, हमें किसी के सामान के साथ इस तरह छिड़खानी नहीं करनी चाहिए। क्या पता बैग के अंदर कोई विशेष चीज़ रखी हुई हो। फिर मैंने सहदेव की बातों को सही समझा और उस बैग की चैन को वापस से बंद कर दिया। तभी उस आदमी का मैसेज आया, मुझे पता था तुम उस थैले के साथ छेड़खानी ज़रूर करोगे। अब जब तक तुम उसको किसी दूसरे आदमी को नहीं सौंप दोगे वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके अंदर एक अभिमंत्रित चीज़ है। जिस आदमी से तुमने लड़ाई की थी यह वस्तु उसी आदमी ने मुझे दी थी और वो मेरा सगा भाई है, इसलिए अब तुम बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। अगर गलती से बैग फेंका तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। उस आदमी की बात सुनकर मुझे उस पर बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन उस समय मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मुझे लगा कि शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है, इसलिए मैंने उस बैग को उठाया और फिर ट्रेन की बोगी से बाहर फेंकना चाहा। लेकिन तभी मुझे बोगी के दरवाजे पर सफ़ेद लिबास में लिपटी एक महिला खड़ी दिखी। उस महिला को देखकर एकदम से मैं डर गया। इससे पहले इस बोगी के अंदर मुझे सफ़ेद कपड़े पहने कोई भी महिला नजर नहीं आई थी। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। तभी उसने अपनी गर्दन एकदम से पीछे मोड़ दी। पूरी गर्दन को इस तरह मुड़ा हुआ देखकर मैं तो पीछे हट गया और उस ट्रेन की एक सीट पर गिर पड़ा। तभी मैं हकलाते उस सहदेव को आवाज़ देने लगा, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उस बोगी के दरवाजे पर कोई भी नज़र ही नहीं आया। अब ये तो बात साफ हो गई थी कि इस बैग के अंदर ज़रूर कोई अजीब सी चीज़ रखी हुई है। ना चाहते हुए भी मुझे उस थैले को खोलना पड़ा और जैसे ही मैंने उस बैग को खोला तो मैं बहुत ही बुरी तरह डर गया, क्योंकि उस बैग के अंदर किसी आदमी के शरीर के कटे हुए टुकड़े थे। जब सहदेव ने यह नज़ारा देखा तो वो भी पूरा सुन्न पड़ गया। तभी हमें ऐसा लगने लगा कि हमारे चारों तरफ कोई है और अभी मैं और सहदेव इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी हमें वही महिला बोगी की सीट पर बैठी हुई नजर आई। उसके बाद उस महिला ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहा, अगर अपने आप को जिंदा देखना चाहते हो तो इस मांस और हड्डी से भरे हुए बैग को रोहिणी स्टेशन के ऊपर उतार देना। और हाँ, याद रहे, अगर तुमने ये काम पूरा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। उस औरत की बात सुनकर मैं तो पूरा सहम गया था, तो सहदेव भी डर के मारे थर थर कांपने लगा। दोस्तों कहते हैं हमें किसी इंसान का हुलिया देखकर उसकी औकात का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, और ऐसा सच भी है। अगर मैं उस आदमी से इतनी बदतमीजी ना करता शायद मुझे आज ऐसा खतरा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता, या फिर मैं इस मुसीबत में नहीं पड़ता। फिर एक बार मेरे फ़ोन की घंटी बजी और इस बार जब मैंने फ़ोन उठाया तो सामने की तरफ वही आदमी बोल रहा था जिसके और मेरे बीच में लड़ाई हुई थी। उस आदमी ने कहा, भाई साहब क्या हाल है आपके? लो, अब तुम भी हमारे जाल में फंस गए। अगर तुम इस काम को पूरा नहीं कर पाए तो तुम भी और लोगों की तरह ही दर्द में तड़प तड़प कर मरोगे। मुझे इतना तो विश्वास हो चुका था कि इस काम के पीछे उन लोगों का कोई फ़ायदा तो है, वरना ये काम करने के लिए वो लोग मुझे इतना मजबूर नहीं करते। उसके बाद जैसे ही ट्रेन रोहिणी नाम के उस स्टेशन के पास पहुंची तो मैं उस थैलों को लेकर ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंच गया। मेरे पीछे पीछे सहदेव भी था। जैसे हम बोगी के दरवाजे के पास गए तो हमारे पीछे से कोई चिल्लाते हुए बोला, अबे पागल हो क्या? यहाँ कोई नहीं उतरता। अगर इस स्टेशन पर उतरे तो मारे जाओगे। लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
फिर हम दोनों जैसे उस स्टेशन पर उतरे तो हमने देखा कि सच में वो स्टेशन बड़ा ही वीरान था। चारों ही तरफ अंधेरा पसरा हुआ था और उस घनघोर अंधेरे के बीच हमें बहुत ही छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वो रोशनी स्टेशन से थोड़ा आगे थी और वहीं पर एक वीरान इलाका था। वैसे तो पूरा स्टेशन ही सुनसान था, लेकिन जहां मुझे एक हल्की रोशनी नजर आ रही थी उस जगह पर मुझे कुछ लोग कुर्सी के ऊपर बैठे हुए दिख रहे थे। जैसे ही मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया तो मेरे फ़ोन की स्क्रीन एकदम से फ्लिप करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे फ़ोन को चलाने की कोशिश कर रहा है। सहदेव ने तुरंत ही टॉर्च को ऑफ करने को कहा। जैसे ही मैंने मोबाइल की फ्लैश को ऑफ किया तो अचानक अजीब हरकतों का होना बंद हो गया। फिर हम लोगों को लगा कि शायद हमें इस बैग को उसी रोशनी के पास पहुंचाना होगा जहां पर हमें वो कुछ लोग बैठे नजर आ रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन काफ़ी देर से ऐसा फील हो रहा था जैसे हमारे आजू बाजू में कोई तो है और हमारे साथ साथ टहल रहा है। हम दोनों को ही बहुत डर लग रहा था, लेकिन अपनी जान बचाने का सिर्फ यही रास्ता था। तो हम दोनों चुपचाप से उस रोशनी के पास पहुंचे जहां हमें 4 कुर्सियां और कुछ लोग दिख रहे थे। फिर जैसे हम उस रोशनी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ तो कोई स्कूल बना हुआ था और उस स्कूल के ऑफिस की पिछली खिड़की से हमें कुर्सियाँ दिखी थी। मैंने उस बैग को नीचे रखा और उसे दोबारा उठाने की कोशिश करने लगा तो वो बैग उठ ही नहीं रहा था। वो इतना भारी हो गया था कि मैं और सहदेव दोनों मिलकर उसे नहीं उठा पाए। फिर जब हमने उस थैले की तरफ देखा तो हमने पाया कि उस बैग को 2 हाथों ने बहुत ही कस के पकड़ रखा था। वो दोनों हाथ जमीन से उखड़े हुए थे। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जैसा उस आदमी ने बताया था, अगर गलती से भी किसी ने हमें उस बैग को ले जाते देख लिया तो हमें उस आदमी को भी इस बैग के साथ साथ उन लोगों को सौंपना होगा जिसे हम ये बैग डिलीवर करने वाले हैं। फिर किसी तरह मैंने उस बैग को उन भयानक हाथों से छुड़वाया और फिर मैं और सहदेव अपनी जान पर खेलकर उस स्कूल के ऑफिस के पास गए। जैसे हम उस स्कूल के भीतर तक पहुंचे तो हमने देखा कि अब स्कूल का स्थान बदल गया था और किसी मोहल्ले में परिवर्तित हो गया। यानी कि स्कूल तो छोटा सा था और उस स्कूल को ख़त्म होते ही हमें उस ऑफिस का दरवाज़ा नहीं बल्कि एक मोहल्ला दिखने लगा। पता नहीं उस स्कूल का गेट किधर था, सिर्फ ऑफिस की पीछे वाली खिड़की ही नज़र आ रही थी। फिर अचानक ही मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी और जब मैंने फ़ोन की ओर देखा तो इस बार भी उसी आदमी का कॉल था जिसने हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाला था। फिर उस आदमी ने कहा, तुम्हारे आजू बाजू में सफ़ेद कपड़ों की एक महिला घूम रही है, याद रहे यहाँ पहुँचने के बाद उसे देखना नहीं है। अगर गलती से भी तुमने 5 सेकंड के लिए उसकी तरफ देख लिया तो वो महिला तुम दोनों का खून पी लेगी। उस आदमी के बताने से ऐसा लग रहा था मानो ये महिला उसी के काबू से चलती है और यहाँ पर आने के बाद वो आदमी अपना कंट्रोल खोने लगता है। फिर हम उस बैग को लेकर धीरे धीरे उस मोहल्ले के अंदर की गहराइयों तक जाने लगे और फिर हम दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो सच में एक नॉर्मल इंसान की सोच से परे थी। वो एक मंदिर था और उस मंदिर के ऊपर किसी भूत की प्रतिमा बनी हुई थी। मुझे ये विश्वास हो गया था कि ये मांस इसी भूत की प्रतिमा के ऊपर चढ़ाई जाने वाली है। मैंने उस आदमी से बहुत हाथ जोड़े और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन वो मुझे भयंकर सजा देने पर तुला हुआ था। हम दोनों अपनी मौत को दावत देने के लिए उस मंदिर में चले गए। जैसे मैंने अपना पहला कदम उस मंदिर में रखा तो वहाँ का सन्नाटा अब अपने जोरों पर था। ऐसा लग रहा था मानो अब तूफान के पहले की शांति है। मंदिर के अंदर लकड़ी जलने की आवाज़ आ रही थी। फ़ोन अभी भी चालू ही था और लाइन पर होने के कारण वो सारी बातें हमें एक एक करके बता रहा था। और उस आदमी ने कहा, अब तुम दोनों में से एक को मरना होगा, क्योंकि यहाँ प्रवेश करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन 2 जनों के लिए एक साथ इस मोहल्ले से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। मैं उस आदमी पर चीखने लगा और उस आदमी को फ़ोन पर ही गाली गलौज करने लगा। इसी बीच में भूल गया कि वो आदमी हमारी आखिरी उम्मीद है यहाँ से बचकर निकलने के लिए। और फिर उस आदमी ने फ़ोन काट कर स्विच ऑफ कर दिया। मेरे हाथ में मौजूद उस थैले को अचानक ही कुछ कीड़े काटने लगे और उन ढेर सारे कीड़ों ने मेरे हाथ को भी खोखला कर दिया था। ये सिर्फ 1 सेकंड में हुआ, जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मेरे हाथ से मांस बाहर निकल गया था। ये पहली बार था जब मैं कुछ अजीब से कीड़े देख रहा था जो बहुत ही खतरनाक थे और इंसान को खोखला कर सकते थे। मैं और सहदेव पीछे हट गए। जब सहदेव ने मेरे हाथ से खून टपकता हुआ देखा तो वो भागते उस मंदिर से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे वो बाहर गया तो उसने देखा कि कुछ लोग रोबोट की तरह अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर
इधर उधर घूम रहे थे। डरा देने वाली बात तो ये थी कि उन सभी की गर्दन नीचे की तरफ मुड़ी हुई थी और वो उसी महिला की तरह दिख रहे थे जो हमें ट्रेन के अंदर नजर आए थे। उस मंदिर के अंदर हमें अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें कुछ इस तरह की थी, तुमने इस थैले को इसकी सही जगह तक नहीं पहुंचाया, अब इसके बदले तुम्हें मौत मिलेगी। ये उसी महिला या यूँ कहें कि उसी डैन की आवाज़ थी। मेरे और सहदेव के पास अब सिर्फ यहाँ से भागने का रास्ता बचा था। तो हम दोनों उस मंदिर से धूम दबाकर भागने लगे। उस मोहल्ले को पार करते करते हमारे पसीने छूट गए। हमने बहुत ही मशक्कत की, लेकिन हम दोनों लोग उस मोहल्ले को पार नहीं कर पाए। जहाँ से हम भागना शुरू करते थे वापस से उसी जगह पर आकर थम जाते, जो हमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। और उस मोहल्ले का ऐसा कोई स्थान ही नहीं था जहाँ हम सुरक्षित रह सकें। लेकिन जितनी देर हम दोनों भागते रहे, इतनी देर तक वो महिला हमें कहीं भी नजर ही नहीं आई। उसके बाद अब हम दोनों बहुत ही बुरी तरह थक गए थे, इसलिए मैं और सहदेव दोनों ही उस मंदिर के पास मौजूद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। अब हमारे अंदर की हिम्मत टूट चुकी थी। मैं तो इतनी बुरी तरह से फंस गया था कि मैं उस पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा था। तभी मुझे एक आवाज़ आई, विलाप करने से कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ से जिंदा बचकर निकलना है तो कुछ नुस्खों को अपनाना पड़ेगा। पूरी गारंटी तो नहीं है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओगे, लेकिन अगर 1.5 घंटे से पहले अगर तुम इस मोहल्ले से नहीं निकले तो जलकर भस्म हो जाओगे। मैंने पलटते हुए पीछे देखा तो मैंने पाया कि उस पेड़ के नीचे सफ़ेद चादर ओढ़े एक आदमी लेटा हुआ था। शायद उस आदमी ने ठंड की वजह से उस चादर को ओढ़ रखा था। तभी उस आदमी ने बताया कि उसे भी इसी तरह से इस जगह भेजा गया था। जिस आदमी ने हमें भेजा है उसी प्रकार उसे भी धोखे से वो सामान दिया गया था। कहते हैं उस सामान में बस मांस की हड्डी होती है और उस मांस और हड्डी को हमें उस मंदिर के पुजारी तक पहुंचाना होता है। उस मंदिर का पुजारी एक राक्षस है। वो तांत्रिक लोग उस मंदिर के पुजारी की ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो दोनों लोग उस राक्षस को खुश करते हैं और उसकी साधना करते हैं। और भी कुछ बातें थी जो मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि यह आदमी हमारी सहायता कर सकता है। फिर मैं उस आदमी के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, भाई साहब, आप हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता दीजिए। अगर हम 1 घंटे में यहाँ से नहीं निकल सके तो फिर हमेशा हमेशा के लिए हम यहीं पर कैद हो जाएंगे। उस आदमी ने कहा, आप लोगों ने जो मांस और हड्डियाँ भेजी थी वो तो उन कीड़ों ने चबा ली जो उस मंदिर में उस राक्षस के सेवक के रूप में रहते हैं। 1 घंटे बाद वो राक्षस अपनी पूजा से उठ जाएगा और भूख के मारे तड़पते हुए वो किसी इंसान को ढूंढने वाला है। इससे पहले आप यहाँ से निकल जाइए। फिर उस आदमी ने कहा, वैसे तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करना आपका काम है। आपको इस मोहल्ले के पीछे वाले भाग में जाना है जहाँ आपको कूड़ा कचरा मिलेगा। वहीं से एक बस निकलेगी जिसका समय 1:34 का होगा। फिर जब मैंने इस समय टाइम देखा तो रात के 1:02 हो रहे थे, यानी कि वो बस जल्दी उस बस स्टैंड पर पहुंचने वाली थी। फिर उस आदमी ने कहा, अगर तुम उस बस में बैठ भी गए तो तुम्हें उस बस के रुकने का इंतज़ार नहीं करना है। जहां तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोशनी नजर आए वहीं पर कूद जाना, वहां से तुम रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाओगे। उस आदमी की बात सुनकर मैं और सहदेव वहां से निकलने ही वाले थे कि उस आदमी ने कहा, याद रहे, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारा शरीर भी मेरी तरह बन जाएगा। फिर उस आदमी ने अपनी चादर उठाई और जब मैंने उसका शरीर देखा तो मेरा पूरा शरीर कांप उठा। दरअसल मैंने देखा कि उस आदमी का पूरा शरीर जला हुआ था और उसके शरीर के अंदर से जलने की बदबू आ रही थी। उसके बाद उस आदमी ने बताया कि वो महिला अब हमारा पीछा नहीं करेगी, क्योंकि इस मंदिर के करीब से निकलते ही वो फिर किसी का पीछा नहीं करती। फिर हम दोनों ही वहाँ से उस मोहल्ले के पीछे वाले कचरे की भाग की तरफ गए तो वहाँ नालों का पानी भरा हुआ था। मुझे लग रहा था कि शायद वो आदमी झूठ बोल रहा था, क्योंकि यहाँ तो एक छोटा सा स्टैंड था। दिखने में ऐसा लग रहा था मानो यह कोई बैठने की जगह हो। लेकिन कुछ देर के बाद इंतज़ार करते ही वहाँ पर एक बस पहुँच गई। उस बस के अंदर ड्राइवर, कंडक्टर और 3-4 जने और बैठे थे। जब हम बस में चढ़े तो उस बस में एक अजीब सी खामोशी बनी हुई थी। हम दोनों भी सबसे फर्स्ट वाली सीट पर बैठ गए। मुझे बस इंतज़ार था तो उस जगह का जहाँ पर बस किसी रोशनी वाले हिस्से के करीब से जाने वाली थी, क्योंकि हम दोनों को अपनी जान को जोखिम में डालकर वहीं कूदना था। फिर थोड़ी देर के बाद ही वो बस एक पुल को पार करते हुए उसके नीचे से गुजरने लगी और फिर उसी समय मेरी नज़र पुल के करीब दिखने वाली एक बहुत ही तेज़ रोशनी के अंदर गई।
तभी मैंने सहदेव का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वहां पर पहुंचते ही बस की रफ्तार में अचानक ही बढ़ोतरी हो गई। बस की रफ्तार को इस तरह बढ़ता देख मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। लेकिन ये तो वही जगह थी जहां हमें कूदना था। इसके आगे तो मुझे एक काला काला बड़ा सा दरवाजा दिख रहा था। उस आदमी ने बताया था कि हमें उस रोशनी से तनिक भी आगे नहीं जाना है। अगर हम उस रोशनी से आगे चले गए तो फिर हम हमेशा हमेशा के लिए प्रेतलोक में कैद हो जाएंगे। थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और सहदेव को पकड़कर तुरंत ही मैं बस से छलांग लगाने लगा। उस बस में बैठे सभी मुसाफिर एकदम से खड़े हो गए और अब उनके चेहरे बदलने लगे। वो हमें रोकने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही हम दोनों बस से नीचे कूद गए। ताज्जुब की बात तो ये थी कि जोर से कूदने के बाद भी हमारे शरीर पर कहीं खरोंच तक नहीं आई। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। बाद में हमें उस रोशनी की तरफ भागना था जो हमें नज़र आ रही थी, और उसके बाद मैं और सहदेव दुम दबाकर उस रोशनी की तरफ भागने लगे। भागने की वजह से अब हमारी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। किसी तरह हम दोनों उस रोशनी के बहुत अंदर तक चले गए और फिर अचानक ही मेरे सर में ज़ोर से लगी। और जब हमने दोबारा अपनी आंखें खोली तो हमने पाया कि हम उस स्कूल के ऑफिस के पीछे खड़े थे जहाँ से हमने उस मोहल्ले में प्रवेश किया था। वापस से पलटकर हम लोग स्टेशन पर पहुँच गए। स्टेशन पर पहुंचने के बाद हमारे फ़ोन में वापस से नेटवर्क आने लगा और हमने इमरजेंसी कॉल की सहायता ली और हम उस स्टेशन से बचकर निकल गए। वो रात मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी क़यामत भरी रात थी जिसको मैं आज तक भुला नहीं पाया। फिर मैंने उस आदमी को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी का कोई ठिकाना नहीं था जिसने हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाला था। फिर सुबह होने के बाद जब मैंने उस स्टेशन के स्कूल और मोहल्ले के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर हम लोग किस मोहल्ले में पहुँच गए थे। दोस्तों, उस रात जो हुआ था वो वास्तव में एक हकीकत थी, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ कैसे बदल गया इस बात को तो मैं आज तक समझ ही नहीं सका। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।